रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। धमाकेदार एपिसोड लेके हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो हारिस की इस दिन की धमकी के बाद फरीहा बेगम का पारा काफ़ी चढ़ा हुआ था। जैसे सायरा ने समझा बुझाकर थोड़ा नीचे किया, पर आज नाश्ते के वक्त हारिस की बदकलामी पर इन्हें सिकंदर साहब से बात करना पड़ी, जो तबीयत नासाजी की वजह से आज घर में ही थे। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। फरीहा बेगम ने कमरे में आती इन्हें अखबार पढ़ता देखकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हाँ बोलो। अखबार एक तरफ रखकर उन्होंने फरीहा बेगम से कहा, जो उनके करीब बैठ चुकी थी। मैंने आपसे हारिस के मतलब बात करनी थी। फरीहा बेगम ने बात के आगाज़ के लिए तमहा बांधी। क्यों, क्या हुआ? हारिस को अपनी ऐनक उतारते उन्होंने कुछ न समझी से सवाल किया। इसे कुछ नहीं हुआ, बस कुछ दिनों से पता नहीं क्यों वो मुझसे खींचा सा है, ना ठीक से बात करते हैं, बस हर वक्त लड़ने को दौड़ता है। फरीहा बेगम ने दो चार बातों का इजाफा खुद से करके सिकंदर साहब को बताया, जो खुद भी कुछ दिनों से हारिस के रवैये में आती तब्दीली को महसूस कर चुके थे। तो तुम परेशान ना हो, मुझे पता है वो ये सब क्यों कर रहा है। फरीहा बेगम के सर पर हाथ रखते उन्होंने सिकंदर साहब ने इन्हें तसल्ली दी। मतलब क्यों कर रहा है वो ये सब? आंखों में आने वाली मसनूई आंसुओं को साफ करते उन्होंने सवालिया नज़रों से सिकंदर साहब की तरफ देखा, इसलिए कि ताकि हम उसकी धमकी से डरकर नूर को इसका हिस्सा दे दें। पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इसकी बदकार लड़की को ना तो मेरे दिल में कोई जगह है, ना ही इस घर में। पर भाई साहब, अगर हारिस ने अपने हिस्से की तमाम जायदाद इसके नाम कर दी तो? सिकंदर साहब की बात मुकम्मल होने से पहले फरीहा बेगम ने इसे अपने हद से इजहार किया। मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा, और अभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास ही है, और मैं दस्तखत बगैर कोई भी मेरी जायदाद को ना तो बेच सकता है और ना ही किसी और के नाम कर सकता है। इसलिए तुम फिक्र मत करो। सायरा की रुखसती की तैयारी शुरू करो, ताकि हम जल्दी जल्द इस फर्ज से भी सबका दोष हो जाएं। सिकंदर साहब ने तमाम बातें तफसील से बताने के बाद फरीहा बेगम से कहा, जो इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी की बात सुनकर सकते में चली गई। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? उनकी तरफ से कोई जवाब न पाकर सिकंदर साहब ने फिक्रमंदी से पूछा, जी भाई साहब, मैं ठीक हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो सब कुछ अभी भी अपने हाथ में रखा, वरना इन बच्चों का एतबार कब और किस वक्त बदल जाए। माथे पे आने वाली पसीने को साफ करते उन्होंने खुद को संभालते ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते दिल में सिकंदर साहब को कोसा, जिनका इस उम्र में पहुंचकर भी इतना दिमाग चलता था। आर्यन के अपार्टमेंट से निकलते हुए घर आने की बजाय मकसद ही गाड़ी को सड़कों पर दुराता रहा, और घर आने की बजाय बेमकसद ही गाड़ी को सड़कों पर दुराता रहा। गाड़ी को अब 2 घंटे की ड्राइव के बाद थक हार गए। इसने गाड़ी घर के रास्ते पर डाली और कुछ देर में अपार्टमेंट पहुंचते इसने अपने पास मौजूद चाबी से लॉक खोला और अंदर दाखिल होती कि खाने की खुशगवार सी महक ने इसका इस्तकबाल किया। लगता है आज मैडम फिर से मुझसे बदला लेने के लिए चक्कर में है। कोट सोफे पर रखते वो मुतंजी की जानब बढ़ा। वहाँ किसी को ना पाकर इसने एक नज़र कमरे के खुले दरवाजे को देखते आगे बढ़ते कढ़ाई का ढक्कन था, जिसमें खुश शक्ल से बाप उठती बिरयानी मौजूद थी। उफ, अब तो मैं इनकार भी नहीं कर पाऊंगा। ढक्कन वापस ऊपर रखते ज़रूर ने खुद कलामी की और नूर की तलाश में कमरे की जानब आया, जहाँ वो और प्रिंसेस बेड पर मज़े से सो रही थी। शोहर रात से खफा और बीवी को परवाह ही नहीं। बाहर जाने की बजाय इसने कदम बेड की जानब बढ़ा। इसके करीबी बेड पर बैठ के लगता है आज मेरे दिल में जगह बनाने के साथ साथ तुमने मेरे होश उड़ाने का भी सारा इंतज़ाम कर रखा है। इसके नम बालों को चेहरे से हटाते हुए ज़रून ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली, जो स्याह रंग की फ्राक और ट्राउज़र के साथ उसी रंग का दुपट्टा जो इसकी बेखबरी की वजह से आधा इसके ऊपर आधा प्रिंसेस के ऊपर था, इसलिए दुल्हे हुए शफाफ चेहरे के साथ सुकून की नींद सो रही थी। उफ, मुझे ये तो पता था कि तुम इतनी प्यारी, पर इतनी ज़्यादा आज पता चला। इसके बालों को कंधे से हटाते ज़रूर को अपना आप बेबस सा लगने लगा था। तब इसने इसके कंधे पर हाथ रखते से आहिस्तगी से सीधा किया और इसकी नींद की परवाह किए बगैर खुद सा होकर इसकी गर्दन पर झुका। तो नूर अभी भी कुछ देर पहले ही कामों से फारग होकर नहाकर सोई थी, और इसने किसी एहसास के तहत आंखें खोली और पूरी तरह बेदार होते ज़रूर का अपने ऊपर झुका देखकर इसके रम्स पर घबराते जल्दी से इसे खुद से अलग करने की कोशिश की, जो शायद इसकी सुनने के मूड में नहीं था। तभी उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते वो अपने काम में मसरूफ़ रहा था। क्या है बेहूदगी है ये? हिम्मत करके इसने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते ज़ोर से पीछे की जानब धक्का दिया और जल्दी से अपना दुपट्टा प्रिंसेस के ऊपर से खींचते उठ बैठी। कौन सी बेहूदगी? बीवी हो तुम मेरी, और ये सब मेरा हक है। इसके चीखने पर ज़रूर ने हाश में आते अपने सबकी छुपाने के लिए लापरवाही से कहा, कौन सा हक? मैं सिर्फ नाम की बीवी हूँ तुम्हारी, और जिस हक की तुम बात कर रहे हो ना, वो हक तुम इस दिन खो चुके हो जब तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया। अगर तुमने निकाह ही करना था तो मेरे घर वालों को मनाती, उनकी मर्जी से करते, तो आज शायद मैं तुम्हें किसी बात से ना रोकती और ना ही यूँ बार बार तुम्हें जलील अजियत देती और ना ही खुद को पर ये अजियत तुम्हारी अपनी खरीदी हुई है। इसलिए दोबारा मेरे करीब आने की तो मैं आपको खुद को आग लगा लूँगी।
अपनी तेज होती सांसों को बहाल करते हुए उठने लगी। जब ज़रून ने उसका हाथ पकड़ते इसे रोका, क्या तुम इस बात को भूल नहीं सकती? उसे की बजाय ज़रून ने उसकी तानों और तल्ख रवैये को नज़रअंदाज करते ज़बर से पूछा। कभी नहीं, मरते दम तक तो ये बात खुद भूलूंगी और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। नज़रों में नफरत लिए उसने ज़रून का हाथ झटका और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम न सिर्फ इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओगी बल्कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगोगी। एक दिन ऐसे ही मेरे लिए बेचैन होगी जैसे आज मैं बेचैन हूँ। इसके जाते ज़रून ने सोचा और इसके पीछे जाने के बजाय वहीं बैठकर प्रिंसेस के बारे में हाथ फेरने लगा जो नूर के दुपट्टा खींचने से उठ गई थी। अब इसके गुस्से से डर के ज़रून के करीब बैठ चुकी थी। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। नूर ने दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दी, जहाँ खदीजा की शक्ल में एक मुखलिस दोस्त के साथ ने इसे काफ़ी हद तक खलास से मुकाबला करने की ताकत दी। पर एक महीना गुजरने के बाद भी इसका रवैया ज़रून के साथ तब्दील नहीं हुआ। हालांकि तमाम वक्त में ज़रून ने इसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। वो हर काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करता है, उसकी हर ज़रूरत पर वो हर काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करता है, उसकी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश को इसके कहने से पहले ही पूरा कर देता। मगर नूर का दिल था कि किसी सूरत भी उसकी तरफ माइल होने को तैयार ना था। वो हर काम अपनी मर्ज़ी से करने के बावजूद भी ज़रून से लड़ने या उसे ताना देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आज भी सुबह ज़रून ने इसे नाश्ता बनाने का कहा तो इसने लापरवाही से इसकी बात अनसुनी करती। नूर, नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। ज़रून ने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो इसने गुस्से से किताबें बंद की और मतंजी में जाने की बजाय साथ वाले कमरे में आ गई जहाँ ज़रून पहले 1 महीने से रह रहा था। तुम खुद नहीं बना सकते क्या? और मेरा पेपर है, कल मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए फारग नहीं बैठी। इसे ताई लगाता देखकर नूर ने अपनी बात मुकम्मल की, वापस कमरे में आ गई। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कल पेपर है, वरना मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करता। इसके पीछे ही कमरे में आते ज़रून ने माजरत की तो नूर ने किताब से नज़र उठा के इसे घूरा। तो अब पता चल गया ना, तो पेपर मेरा, प्लीज़ मेरा सर मत खाओ, जहाँ जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ना है। इसकी बात सुनते ही नूर ने बदतमीजी से इसके आगे हाथ जोड़े तो ज़रून ने एक अफसोस बड़ी नज़र डालते बाही का रुख किया। वो अपनी बाकी तमाम तैयारी मुकम्मल करते नाश्ता के बकैरी ऑफिस के लिए निकल गया। ज़रून ने जाने के कुछ देर बाद ही मासी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नूर का पारा फिर से हाई हो गया। इस घर में मेरी जान को कहीं भी सुकून नहीं है। खुद तो नवाब आराम से ऑफिस चला जाता है और मैं सारा दिन कभी मासी से काम करवाऊँ तो कभी खाना बनाऊँ। खतीजा ठीक करती है, मैंने बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा लिया है। ज़रून को नूर ने कमरे से निकलकर बाही के दरवाजे तक आते मुँह में बड़बड़ाते जारी रखी। सलाम बीबी जी। रिहाना ने आते ही सर पे हाथ रखते खुश दिली से इसे सलाम किया। जो सलाम का जवाब देते ही उसे जल्दी जल्दी तमाम काम समझ जाते वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। लगता है बीबी जी का दिमाग अब फिर से गर्म है। नूर के गुस्से को अंदाज़ा लगाते रिहाना ने अपनी शामत आने से पहले ही काम शुरू कर दिया। फिर एक तो ये इकनॉमिक्स मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। आज कमरे में आते ही नूर ने एक नज़र बेड पे बिखरे नोट्स की तरफ देखा और खुश होते हुए मोबाइल उठाकर खतीजा को कॉल मिलाई जाके इसे कुछ मदद ले सके। गेंडा इसे बातें करने के बाद उसने रिहाना को कमरे में आता देखकर खतीजा से फिर बात करने का कहते कॉल काट दी। जो बीबी जी, मैंने सारा काम कर दिया है, बस आपके कमरे की सफाई रहती है, आप बता दें कर दूं या कल करनी है। और रिहाना ने अपने आने का मकसद बताया। कर तो और प्रिंसेस कहाँ है? अपने तमाम नोट्स और किताबें इकट्ठी करके एक तरफ रखते उसने प्रिंसेस के मतलब पूछा जो आज सुबह से ही इसे नज़र नहीं आई थी। जी, वो साहब जी के कमरे में बैठी है, मुझे लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं। रिहाना ने नूर के करीब ही नीचे बैठते जवाब दिया। अच्छा, तुम सफाई करो, मैं देखती हूँ। अपने मोबाइल पर खदीजा के फ़ोन के दरमियान ज़रून के आने वाली 10 मिस कॉल्स को देखते ही उसने रिहाना से कहा और मोबाइल उठाते दूसरे कमरे में आ गई जहाँ प्रिंसेस सामने सोफे पर उदास सी बैठी थी। क्या हुआ, इसे क्यों बैठी हो? मोबाइल साइड पर रखकर प्रिंसेस को अपनी गोद में बैठाते नूर ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते पूछा तो वो इसके साथ अपना सर लगाते बोलने लगी, तुम्हें तो बुखार है। नूर ने उसके सर को हाथ लगाया जो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म था और फिक्रमंदी से उसकी सुर्ख आंखों को देखने लगी कि इतनी देर में फिर से इसका मोबाइल बज उठा। एक तो इस इंसान को कहीं सुकून नहीं। ज़रून का नंबर देखी इसने तरवी चढ़वाई और कॉल रिसीव करते मोबाइल कान से लगाया। कहाँ थी तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। सलाम दुआ के बगैर ज़रून ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। घर ही हूँ, मेरे रिश्तेदार तो है नहीं जिनकी तरफ जाना था। कंधे उचकाते उसने ज़रून के बेतके से सवाल पर सर झुक के जवाब दिया। किसके साथ बात कर रही थी? और जब मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ तो तुम पहले मेरा फ़ोन सुन लेती क्यों? किसके साथ बात कर रही थी? और जब मैं बार बार कॉल कर रहा था तो पहले मेरा फ़ोन सुन लेती। क्यों सुन लेती? और मैं जिससे भी बात करूँ तुमसे मतलब। नूर ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोका। उफ, एक तो तुम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहा करो बस। ज़रून ने इशारे से ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोलते तेज़ी से बाही की जानब जाते नूर से कहा, मतलब की बात करो, मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो।
तर्क कर कहते उसने मोबाइल को उसे कान के साथ लगाया। मैं हवेली जा रहा हूँ दीजान, मतलब मेरी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए तुम मासी के जाने के बाद दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना, प्लीज़ कोई लापरवाही मत करना। ज़रूर ने गाड़ी में बैठते इसे समझाया तो दिल ही दिल में अपनी आज़ादी पर खुश थी। ओके, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ऐसे लेक्चर दे रहे हो, तुम सुकून से जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। कहते हुए उसने इसे प्रिंसेस के बुखार के मतलब बताया तो ज़रून इसे दवाई के मतलब बताने लगा जो प्रिंसेस को देनी थी। रिहाना के जाती नूर ने ज़रून की हिदायत पर अमल करते हुए ज़रून को अच्छे से लॉक किया, दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और प्रिंसेस, जिसका बुखार दवाई से काफ़ी हद तक कम हो गया था, को टीवी पे हाथ मारते देखकर इसे टीवी ऑन करके कार्टून लगा कर दिया और रिमोट वापस सोफे पर रख दिया, जिसे जल्दी से प्रिंसेस ने अपना हाथ ऊपर रखकर अपने कब्जे में ले लिया। तौबा कितनी चालाक है। नूर ने उसकी हरकत पर मुस्कुराते सर झटका और इसे टीवी में मसरूफ़ देखकर खुद भूख महसूस करने पर किचन में चली गई ताकि अपने लिए कुछ खाने को बना सके। वैसे कितना सुकून सा है, आज ना कोई शोर है और ना कोई लड़ाई। चाय का कप चूल्हे पर रखते इसने ज़रून के गैर मौजूदगी पर शुक्र अदा किया कि कुछ घंटों के लिए ही सही, पर उस जला से उसकी जान छूटी। आज मैं अपनी मर्जी से सब करूँगी, ऐसा करती हूँ खतीजा को बुला लेती हूँ। नूर ने सोचते हुए अपने ख्याल पर खुद को दाद दी और कमरे से मोबाइल लेने चली गई ताकि खतीजा को कॉल करके बुला सके, पर 2-3 बार डायल करने के बाद भी दूसरी तरफ उसका नंबर बंद देखकर नूर को हैरत के साथ परेशानी भी हुई। उसका नंबर तो कभी बंद नहीं हुआ, तो आज क्यों? खुद से सवाल करते उसने वापस नंबर मिलाया जो अभी भी बंद था। चलो कुछ देर में ट्राई करती हूँ, हो सकता है कहीं मसरूफ़ हो या मोबाइल की बैटरी लो हो। खुद से ही अंदाज़ा लगाते उसने चाय को उबलता देखकर जल्दी से चूल्हा बंद किया और मोबाइल शेल्फ पर रखते ही अपने लिए बिस्किट और केक निकाल कर प्लेट में रखते बाहर लाउंज में प्रिंसेस के पास आ बैठी, जो केक देखते ही रिमोट छोड़े उसके पास आ चुकी थी। बहुत भूखी हो, इसे केक देखकर बोलता देखकर नूर ने मुंह बसोरा और केक के 2 टुकड़े करते उसके सामने रखा और दूसरा खुद खाने लगी। चाय खत्म करने के बाद वो कुछ देर प्रिंसेस के साथ बैठी टीवी देखती रही और फिर पेपर का याद आते ही टीवी बंद करते उसे भी अपने साथ उठाकर कमरे में ले आई, जो बार बार टीवी की जानब जाते इसे दोबारा से टीवी ऑन करने का कह रही थी। उफ, ये तो एक बच्चों से भी ज़्यादा 4 हाथ आगे है। नूर ने उसके बोलने से तक आकर किताब बंद की और अपने मोबाइल पर टॉम एंड जेरी लगाकर इसके सामने किया तो जल्दी से बेड पर बैठते खामोशी से स्क्रीन की तरफ देखने लगी। अब इसमें नाखन मत मारना वरना थप्पड़ खाओगी उसे। इसे बार बार स्क्रीन पर हाथ मारता देखकर नूर ने गुस्से से कहा तो प्रिंसेस ने एक बार उसकी तरफ देखकर अपना हाथ एक तरफ रख लिया। पढ़ने में मसरूफ़ इसे वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मगरिब की अज़ान होने पर होश आया तो इसने घड़ी की तरफ देखा जहां शाम के 6 बज रहे थे। अल्लाह, इतना टाइम हो गया। एक नज़र सोई हुई प्रिंसेस पर डाल के इसने पढ़ते हटाते मौसम का जायज़ा लिया जो दोपहर से ही ख़राब था। लगता है आज बारिश होगी। पढ़ते फिर से बराबर करते इसने सोचा ज़रून का ख्याल आती कि अपना मोबाइल उठाती उसका नंबर मिलाया जो मसरूफ़ था। पता नहीं किस सहेली के साथ मसरूफ़ है, इतना भी नहीं पता कि रात हो रही है और मैं घर पर अकेली हूँ। मोबाइल कान से हटाते इसे आप बादलों के गरजने से खौफ आने लगा। तभी इसने कुछ भी सोचे बगैर ज़रून का दोबारा से कॉल की। कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं? दूसरी तरफ इसकी आवाज़ आती नूर ने सलाम दुआ के बगैर ही सवाल किया। बस आ रहा हूँ और मोबाइल की बैटरी लो है, किसी भी वक्त बंद हो जाएगा, इसलिए परेशान मत होना, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ज़रून जो बारिश की वजह से गाँव के कच्चे पक्के रास्तों में ड्राइव करता खुद भी उलझा सा था, नूर के गुस्से पर मज़ीद बेजार हुआ। सहेलियों से बातें कम कर लेनी थी ना कि मोबाइल की बैटरी मुझसे रब्ता रखने के लिए बच जाती। कहते कहते साथ ही इसने तक से फ़ोन बंद किया और ज़रून को इस लड़की पर इंतहा का गुस्सा आया जिसके लिए वो इतनी बारिश में जलीलो ख्वार होकर वापस जा रहा था। बहुत दिमाग ख़राब हो गया इसका और ये सब मेरी नरमी की वजह से। मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंकते हुए ज़रून ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। ज़रून से बात करने के बाद नूर ने को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो घर आ रहा है और इसके रात अकेले नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी 1 घंटा का सुनते इससे बेचैनी हुई क्योंकि जब से वो आई थी ज़रून शाम 5 बजे तक घर आ जाता और इसके आने से वो बेफिक्र हो जाती। पर आज 7 बज चुके थे, ऊपर से मौसम भी काफ़ी ख़राब था जिसकी वजह से इसे डर के साथ साथ घबराहट भी रही थी। अल्लाह प्लीज़ ज़रून जल्दी आ जाए। नूर ने दुआ मांगी। खाने बनाने का सोचते किताबें नोट्स एक साइड पर रख के उठी हुई इससे पहले कि वो अपनी सोच को तकमील देने किचन में जाती लाइट ऑफ हो गई। उफ़, ये लाइट को क्या हुआ, पहले तो कभी बंद नहीं हुई। नूर ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लेते अंधेरे में डूबे कमरे को देखा और हाथ मारकर बेड से अपना मोबाइल उठाकर इसकी लाइट ऑन की और बाहर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर कमरे से निकली। तुमने तो कहा था कि 1 घंटे में आओगे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? ज़रून को दरवाज़ा लॉक करता देखकर नूर ने हैरत से इसकी पुश्त को घूरते हुए सवाल को
लाइट लिए इसके करीब आई, जिसके पलटे ही इसके कदमों के साथ साथ ज़बान को भी ब्रेक लगी। कौन कौन ज़रून की जगह किसी नकाब पोश को देखकर नूर ने आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़े सवाल किया तो इस शख्स ने जवाब देने की बजाय कदम उसकी तरफ बढ़ाए। कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए? इसे अपने करीब आता देखकर घबराहट के मारे मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा तो इस शख्स ने इसकी हालत से महफूज होते हुए कोई भी जवाब देने की बजाय अपने पेशरफ्त जारी रखी। ज़रून उसके नकाब में छुपे चेहरे को देखकर नूर को एक सेकंड के लिए एहसास हुआ कि वह ज़रून है जो इसे डराने के लिए ये सब कह रहा है। लगता है कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे, जो मेरे चेहरे से भी तुम्हें वही नज़र आ रहा है। ज़रून का नाम सुनते ही उस शख्स ने एक नोकदार चीज़ नूर के गले पर रखते कहा तो लाइट आने पर नूर ने इसकी आंखों को बगौर देखा जो ज़रून से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब रही सही कसर उसकी आवाज़ से निकाल दी, कौन हो तुम और प्लीज़ तुम्हें जो चाहिए ले लो पर मेरे करीब मत आना। नूर ने तेज़ दार चाकू अपनी गर्दन पर देख पूरी आंखें खोल कर इससे देखा। और नूर मेरी जान, मुझे यहाँ से भला क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने तुम्हें देखने आया हूँ। एक हाथ दीवार पर रखते उसने उसका नाम पुकारा तो नूर ने हैरत और खौफ के मुले जाले तासरात लिए उसकी जानब देखा जो हल्का सा झुकते इसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुका था। मुझसे दूर हो और कौन हो तुम? चाकू की परवाह किए बगैर उसने इसके सीने पे हाथ रखते पीछे की जानब धक्का दिया। ना मेरी जान, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे तुम मुझे धक्के दोगी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और नूर की मज़ाहमत पर इसने कहका लगाया और दोबारा से इसके करीब आते चाकू की नोक इसके बाजू में सूट करते गुस्से से कहा, प्लीज़ मैंने कहा ना तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले सकते हो पर मुझसे दूर हो। अपनी इज्जत और अपनी जान दोनों खतरे में देकर नूर ने खुद को मज़ीद मज़ाहमत करने से रोका। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, क्योंकि अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इस जुनून के लिए मुझे छोड़कर मेरी 4 साल की मेहनत को यूँ बर्बाद करो। आंखों में सुर्खी लिए उसने लफ्ज़ों को सख्ती से अदा किया और इसका बाजू पकड़कर कमरे की जानब धक्का दिया तो ज़मीन का गिरने के साथ ही इसकी चीख निकली, क्या समझती हो तुम खुद को? इतनी आसानी से मुझे दूध में से मक्खी की तरह ला करके तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी उस ज़रून के साथ गुजार लोगी जिससे ज़िंदगी मैंने सबसे ज़्यादा नफरत की। इससे सीधा करते उस शख्स ने नूर के जबरों को अपने हाथ से दबाया। कौन हो तुम? नूर ने उसका हाथ उठाते उसके मुंह से बार बार ज़रून का अपना नाम सुनकर खौफ से कांपते हुए पूछा तो इस शख्स ने नफ़ी में सर हिलाते चाकू की नोक इसके गाल पर फेरी, जिस पर नूर ने बिल्कुल साख़त होकर उसकी जानब देखा जिसकी आंखों में खून उतर आया था। बड़े अफसोस की बात है तुम मुझे भूल गई, अपने 4 साल पुराने दोस्त को। चाकू की नोक को इसकी आंख के करीब लाकर रोकते उसने कहा तो नूर ने फटी हुई आंखों से इसकी बात पर गौर किया। अर्जे अपने दिमाग में आने वाले नाम की तस्दीक के लिए इसने डरते हुए अंदाज़ा लगाया, मुझे पता था तुम मुझे पहचान लोगी। एक नज़र प्रिंसेस को देखा जो इसके हाथ में चाकू देखकर डर के बेड के नीचे जा छुपी। नहीं, तुम अर्जे नहीं हो, तुम कैसे हो सकते हो? नूर ने उसकी तस्दीक पर भी बेयकीनी से आंखों में खौफ और ज़ुबान में लड़खड़ाहट लेकर नफ़ी में सर हिलाया, क्यों मैं अर्जे क्यों नहीं हो सकता? और मेरी जान मुझसे डर क्यों रही हो? इससे ससक के थोड़ा पीछे होता देखकर इसने कहा तो नूर ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़े, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसकी बेबाक नज़रों का अपने ऊपर देखते नूर ने अपना दुपट्टा ठीक करते उठने की कोशिश की पर उससे पहले ही ज़ैन ने इसके करीब आती इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। तुमने ही तो बकारा है मेरा सब मेरा, और तुम तो जुनैद से शादी करने वाली थी ना? और उसने यूनिवर्सिटी में ज़रून के लिए हाँ क्यों कहा? उसके बालों को सख्ती से मुट्ठी में दबोचे ज़ैन ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाते पूछा, वो मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नूर ने उसकी सख्त होती गिरफ्त पर आंखों से निकलते आंसू को रोकते इसके साथ हाथ जोड़े जो अब चाकू की नोक को इसकी इशारों पर फेरते उसके अल्फाज का गला गूंज चुका था। एक शर्त पे माफ़ करूँगा। खौफ से इसकी फैलती आंखों को देखकर ज़ैन ने एक सेकंड के लिए चाकू इसकी गर्दन पर रखते इसकी आंखों से निकलते आंसू को देखा। क्या शर्त? टूटे फूटे अल्फाज में शिद्दत से अल्लाह को याद किया और अपनी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेजने की दुआ की। कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ हसीन लम्हे तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, वो भी आज ही। चाकू को पीछे वार करते उसने अपनी शर्त बताई तो नूर ने बालों में तकलीफ के बावजूद बेयकीनी से इसे देखा जो अब चाकू की नोक से इसकी कमीज़ गंदे से फाड़ चुका था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की। उसकी हरकत पर आग बगोला होते नूर ने अपने अंदर जितनी ताकत इसे जमा करते अपनी से पीछे की जानब धक्का दिया और उठकर बाही की जानब भागी, पर उससे पहले ही ज़ैन ने होशियारी दिखाती उसका पाँव पकड़ा तो वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। मैंने कहा था ना ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना वरना। उसके पाँव पर चाकू की नोक से क्रॉस का निशान बनाते वो हंसा बतूर दर्द के मारे नूर की चीख फजा में बुलंद हुई और साथ ही उसके पाँव से खून निकलकर फर्श को सुरख करने लगा। बहुत ज़िद्दी हो तुम, मैंने कहा था आराम से मेरी बात मान लो, पर नहीं, तुम्हें तो होशियारी दिखानी थी। दर्द से नदाल होते नूर ने सर ज़मीन पर रखा तो ज़ैन ने एक मकरा हंसते इसके करीब आते हुए कहा जिसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, बहुत शौक है नज़र उनको तुम्हें
हर किसी की नज़र से छुपा कर रखने का, तुम्हें सिर्फ अपनी दस्तरत में रखने का। दुपट्टा उसके गले से निकाल कर दूर फेंकते वो मुसलसल जहर उगलते उसका बहू जायज़ा ले रहा था, जो दर्द की वजह से बेहोश होने के करीब थी। तुम देखना, मैं इसे ऐसी सज़ा दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। कहने के साथ ही उसने इसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बिना चाकू की नोक से इसके बाजू पर एक और क्रॉस का निशान बनाया तो नूर के मुंह से करपनाक चीख निकली, जिसके साथ ही वो अपनी हवास खोते बिल्कुल साख़त हो गई जा रही है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अगर आपको मेरी नावल पसंद आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं, अगले नावल में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।